तो अब हम लोग समझेंगे प्रश्न संख्या 3, जिसका नाम है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में टोबिन का संशोधन है। तो इसे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें हुआ क्या था, बात क्या थी, है ना। तो ये आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण मॉडल है। क्या है? जो आर्थिक सिद्धांत बहुत सारे दिए गए उन्हें में एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में इसे भी प्रस्तुत किया गया था। ये कहता क्या है कि जो हमारा क्या है, मुद्रा स्फीति है ना, इन्फ्लेशन जो होता है, और दूसरा बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है, ये कहा कि किसने कहा? फिलिप्स ने कहा। ठीक, लेकिन क्या होता है कि 1970 के दशक में क्या होता है कि हमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़ते हुए देखने को मिलता है, जिसे हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये घटना होती है ना, इस घटना के बाद क्या होता है, जो सिद्धांत फिलिप्स ने दिया था इसकी प्रासंगिकता क्या हो जाती है? कम जाती है ना। तो इसी समय फिलिप्स के द्वारा, किसके द्वारा? फिलिप का द्वारा जो दिया गया था सिद्धांत, इस पे क्या उठने लगे? बहुत सारे सवाल उठने लगे, है ना। अब इस सवाल का जवाब क्या था? तो इस सवाल के जवाब में क्या किया जेम्स टोबिन ने? किसने? जेम्स टोबिन ने एक संशोधन किया, है ना। और संशोधन के बाद ये महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरा और इसकी व्यावहारिकता भी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो ये हमारा इस पूरी चीजों का क्या हो गया? परिचय हो गया। अब हम समझेंगे फिलिप्स कर्व क्या है, और इसके बाद समझेंगे कि फिलिप्स कर्व में टोबिन ने क्या संशोधन किया। इसके लिए हम एक ग्राफ और एक टेबल की सहायता लेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। उसके बाद निष्कर्ष करके इस उत्तर का समापन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि फिलिप ने कहा क्या था। ठीक, तो अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिप्स की वक्र की बात कर रहे हैं ना। फिलिप्स वक्र की बात करें तो फिलिप वक्र को 1958 में, है ना, फिलिप के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। पूरा नाम देख लीजिएगा, ऐसे हम देख के बता देते हैं। एलवन, क्या नाम था? एलवन डब्ल्यू फिलिप के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा था कि पाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जहाँ पे ये जो पाई है ना, ये पाई क्या है? ये दिखा रहा है इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर। और जो ये यू है ना, यू दिखा रहा है हमारा क्या चीज? अनएम्प्लॉयमेंट की दर, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद ये वक्र हमें क्या बताता है कि जब स्फीति क्या हो जाए, मुद्रास्फीति घटती है तो क्या हो जाती है कि श्रमिकों की मांग बढ़ने लगती है। किसकी मांग बढ़ने लगती है? श्रमिकों की मांग बढ़ने लगती है। ठीक है, जब श्रमिकों की मांग बढ़ती है ना, तो मजदूरी भी क्या हो जाती है? मजदूरी भी बढ़ने लगती है। मजदूरी बढ़ने के बाद मार्केट में पैसा आता है, और इससे क्या बढ़ने लगता है? फिर से पुनः इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ने लगता है। ये किसने कहा? फिलिप्स ने कहा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, बट यहाँ पे क्या किया ना, व्यवहारिकता को नजरअंदाज किया। यह प्रभाव दीर्घकाल में नहीं हो सकता, दीर्घकाल में नहीं हो सकता है। और एक बात तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो लोग होते हैं वो भविष्य में जो मुद्रास्फीति होने वाली है उसके अनुसार ही अपनी आर्थिक नीतियां बनाते हैं, है ना। तो अब ये चीज तो हो गया, फिलिप्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या हुआ कि अब इस फिलिप्स वक्र में हमारे टोबिन साहब ने क्या किया भाई साहब? संशोधन किया। क्या किया? संशोधन।
अब हमें जानते हैं तो अभी संशोधन में क्या क्या किया गया है ना। तो फिलिप्स क्या कहते हैं, तो फिलिप्स कहते हैं सॉरी टोबिन टोबिन कहते हैं कि फिलिप्स साहब ने क्या किया है कि उन्होंने पैसे के प्रभाव यानी मोनेटरी फिनोमेना को नज़रअंदाज किया है। क्या किया है, नज़रअंदाज किया है या पूर्ण रूप से उसको नहीं समझाया है। ठीक, फिर उन्होंने दूसरी बात कही, क्या कही उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मुद्रास्फीति है, क्या है हमारे मुद्रास्फीति की उम्मीदें जो होती हैं इनसे लोग परिचित होते हैं। क्या होते हैं, लोग परिचित होते हैं और उसी के अनुसार अपनी नीतियों को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरी बात क्या कही कि ये जो सिद्धांत है ये दीर्घकाल में क्या है, निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रियता। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में दीर्घकालिक निष्क्रियता है। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जो फिलिप्स कर्व है ना, फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगा, घटेगा। सॉरी, और दोनों बात तो सेम है ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, यही बात कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो फिलिप्स का कर्व है वो शॉर्ट टाइम के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम है ना, मतलब लघु काल के लिए सही है ना, लेकिन दीर्घ काल के लिए ये सही नहीं है ना, सही नहीं होता है। क्योंकि दीर्घ काल में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट स्थिर दर से नहीं बढ़ती है, स्थिर दर से नहीं बढ़ती है। तो अब हम समझेंगे इन्होंने ये फिलिप्स वक्र के 3 चीज़ों में क्या किया, प्रभाव को समझाया। पहला क्या किया कि इन्होंने इस चीज़ों का क्या किया था, फिलिप्स ने नज़रअंदाज किया था। उसके बाद टोबिन ने ये 2 विचारों को ऐड किया कि मुद्रास्फीति की क्या होती है, उम्मीद पहले से ही होती है लोगों को। उसके बाद तीसरी बात थी कि दीर्घकाल निष्क्रियता, मतलब क्या होता है कि फिलिप्स ने क्या कहा था कि जो उन्होंने कहा कि फिलिप्स का जो सिद्धांत है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो लागू हो सकता है ना, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये नहीं हो सकता। क्यों कि लॉन्ग टाइम में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति स्थिर दर से नहीं बढ़ती है, ये जाकर के स्थिर हो जाती है। स्थिर दर से नहीं बढ़ती है मतलब क्या होता है, सेम चीज से नहीं बढ़ती है। चलिए अब टोबिन का सिद्धांत जाने, टोबिन ने कहा था क्या। ठीक है, तो टोबिन की विचारों को अगर हम जानना चाहें तो टोबिन ने कहा था टोबिन ने कहा कि एक मिनट, हाँ, टोबिन ने कहा कि जो दीर्घकाल, इन्होंने क्या किया, जो फिलिप्स वक्र था इसे दीर्घकाल के रूप में समझा है ना, दीर्घकाल के रूप में प्रस्तुत किया है ना, दीर्घकालिक रूप में प्रस्तुत किया। और उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में क्या होता है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी है ना, इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है प्राकृतिक बेरोजगारी दर पे जाके स्थिर हो जाता है, इस पे प्राकृतिक बेरोजगारी दर पे स्थिर हो जाता है। अब इसे हम समझने के लिए एक बहुत इजी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज़ों का, तो हम इसे हम तालिका के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। तो हम एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे हम लोग, तालिका बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा शॉर्ट टाइम इन्फ्लेशन रेट है ना, शॉर्ट टाइम इन्फ्लेशन रेट। और एक है लॉन्ग टाइम इन्फ्लेशन रेट। अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइम में इन्फ्लेशन रेट 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 8, 9, 10 तक बढ़ा ली। ठीक है, अब देखिए ये बढ़ा ली। अब क्या है हमारा शॉर्ट टाइम इन्फ्लेशन रेट कैसे होता है वो देखते हैं। पहले ये इन्फ्लेशन रेट था 8.5, फिर 4 जैसे ही हुआ तो ये 8 हो गया, ये 7.5 हो गया, 7 हो गया, 6.5 हो गया, 6 हो गया, 5.5 हो गया, 5 हो गया। लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट नहीं प्रभावित होता, वो स्थिर हो जाता है जाके। यही किसने कहा था, टोबिन ने कहा था कि लॉन्ग टाइम में जाकर हमारा जो मुद्रास्फीति का दर होता है वो स्थिर हो जाता है। तब इस तालिका को समझो। तालिका क्या कहता है कि 2 टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए समझो पहले,
शॉर्ट टाइम में क्या कहता है कि शॉर्ट टाइम में देखिए जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इधर की तरफ घट रहा है, तो देख रहे होंगे कि मेरा इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब देख रहे हैं हम लोग शॉर्ट टाइम में कि क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति दर क्या हो रहा है, यहाँ पे घटता हुआ नजदीक आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाता है, यही हमारा टोबिन कहना चाहते हैं। ठीक है, अब हम चाहे तो इसे ग्राफ के माध्यम से भी बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, ये तालिका के द्वारा समझा हमने, अब एक ग्राफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस बनाएंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेने वाले हैं क्या चीज है, दो दर बनाएंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये परसेंट में है। ठीक है, और ऊपर हम लेने वाले हैं इन्फ्लेशन रेट। क्या लेने वाले हैं, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, जो पीछे तालिका बनाए थे उसी को समझ रहे हैं। 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5, जो हमने तालिका बनाई उसी का था। तो हमें एक का क्या होगा, ये जो एक सीधी रेखा हम बनाएंगे। ठीक है, ये जो सीधी रेखा है ये हमारा दिखा रहा है दीर्घकाल में, ये हमारा दिखा रहा है दीर्घकाल में इन्फ्लेशन रेट क्या होने वाला है। और ये जो ग्राफ है ये हमें सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्या दिखाई देगा, ये है हमारा शॉर्ट टर्म में, है ना, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा ये हमें ये दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, जब हमारा इम्प्लॉयमेंट रेट 1% है तो इन्फ्लेशन हाई है, जब 2 हुआ तो इन्फ्लेशन और घटा, 3 हुआ तो और घटा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, है ना, ये घटेगा। ठीक, लेकिन जब ये क्या हो रहा है समझिएगा, विपरीत संबंध है। देखिए क्या हो रहा है, जब हम बेरोजगारी दर को बढ़ा रहे हैं, है ना, बेरोजगारी दर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये देखिएगा जैसे ये क्या हो रहा है, धीरे 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 घटता जा रहा है। ठीक, ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन अगर हम इधर से चले, बेरोजगारी दर इधर की तरफ घट रहा है, इधर की तरफ बेरोजगारी दर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बेरोजगारी दर जैसे जैसे घट रहा है ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हमारे किसके लिए, शॉर्ट टर्म। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ये प्राकृतिक बेरोजगारी दर पे जाकर के स्थिर हो जाते हैं। अगर हम कोई नीति बनाएंगे तो इसमें ये वाला मुद्दा तो नहीं आएगा, है ना, अन्य मुद्दा को प्रभावित कर सकता है। तो ये था टोबिन वक्र, है ना, टोबिन वक्र एक क्या है, ये दीर्घकाल के लिए दिखाता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए दिखाता है। ठीक है, अब टोबिन वक्र के आर्थिक सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं, इन्होंने आर्थिक सिद्धांत के रूप में क्या समझा है। ठीक, अब सिद्धांत का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, है ना, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, प्रभाव में पहला पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव, पहला आर्थिक प्रभाव। तो 2 टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए जानते हैं, किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और एक लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन रेट और जो हमारा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में संतुलन बना सकता है अपने नीति के द्वारा। लेकिन लॉन्ग टाइम में सरकार क्या कर सकता है, जो नीति वो बनाएगा वो नीति का प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। पता है क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछले वक्र में देखा था ना कि लॉन्ग टाइम में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये पहली प्रभाव हमने समझा। दूसरा है उम्मीदों की भूमिका। दूसरा क्या है, उम्मीदों की भूमिका। उम्मीदों की भूमिका कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं हम। दूसरी बात, उम्मीदों की भूमिका कहता है कि अब जो हम नीतियाँ बनाएंगे, है ना, नीतियाँ जो बनाएंगे, है ना, ये प्रभाव क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दीर्घ काल में जो मुद्रास्फीति होने वाली है ना, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होने वाला है ना, उसको वो समायोजित कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है। तो जो हम नीति बनाएंगे वो अधिक प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तीसरा हम समझ सकते हैं, ये क्या है, व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझाता है कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, सब कुछ प्रभावित हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रभावित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में क्या होता है, दीर्घकालिक संबंध होता है। ये हमें व्यवहारिकता से समझ में आती है। अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। किसकी ओर, निष्कर्ष की ओर। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, है ना, फिलिप वक्र हमें एक दृष्टिकोण देता था, लेकिन इसके संशोधन के बाद, है ना, टोबिन के संशोधन के बाद इसे और भी क्या बना दिया, व्यवहारिक बना दिया। क्या भी बना दिया, व्यवहारिक बना दिया, है ना, व्यवहारिक बना दिया। अब इससे क्या हो सकता है, अब इसका यूज हम नीति निर्माण में भी कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। इस तरह से हमने ये प्रश्न को समझा।